वेलकम 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 दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत चुका है, उसकी तो खुशी है ही। उसके अलावा इंडिया का त्योहार इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 आ रहा है। और इस बार मैं एक्स्ट्रा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि इस बार हुआ था मेगा ऑक्शन और इसके वजह से सारी टीम्स बदल गई है, तो एक्स्ट्रा मजा आएगा। खैर, हम शुरुआत तो उस टीम से कर रहे हैं जिसने कोशिश पूरी की थी कि वो पिछले साल का ही स्क्वाड वापस बना पाए। आप समझ ही गए होंगे, डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर रहा हूँ। तो एंड तक वीडियो देखना। इस वीडियो में हम लोग कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बात करेंगे, कैप्टनसी की बात करेंगे, इनका स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, उसके अलावा स्टार्टिंग 11 बनाएंगे और लास्ट में मैं प्रेडिक्शंस की भी बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कैप्टनसी से। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अजिंक्य रहाणे को एज कैप्टन अपॉइंट कर दिया है। रहाणे एक बहुत ही अच्छे लीडर है। आईपीएल में जिस भी टीम के लिए कैप्टनसी की है उस टीम के क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने काफी रिजनेबल कैप्टनसी की है। इंडिया के लिए जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिले हैं उसमें बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, गाबा वाला टूर्नामेंट हम सबको याद ही है। रहाणे फ्रंट से लीड किए थे उस टूर्नामेंट में। वैसे सोचा जाए तो रहाणे अनसोल्ड गए थे स्टार्टिंग में मेगा ऑक्शन में। उसके बाद वो एक्सेलरेटेड राउंड में उनको 1.5 करोड़ की बेस प्राइस में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। इसका मतलब ऑक्शन के वक्त केकेआर के प्लान्स में नहीं थे कि अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाएंगे। अगर बनाना ही होता तो पहले लेते। मेरे हिसाब से उनके प्लान में वेंकटेश अय्यर थे कैप्टनसी के लिए, इसलिए उनको 24 करोड़ में खरीदा था। तो बीच में क्या बदला? बीच में हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसमें रहाणे मचा ही दिए थे। उन्होंने 9 मैच में 469 रन्स बनाए थे, 59 के एवरेज और 165 के स्ट्राइक रेट से। लीडिंग रन स्कोरर थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और सबसे बड़ी बात, मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताया था। तो केकेआर को यही उम्मीद है कि वो ये परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करे। केकेआर का जो स्क्वाड है उसमें ये बेस्ट कैप्टन पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सोचा जाए तो रहाणे अपने करियर के डिक्लाइन में है। ऐसे T20 के हिसाब से बहुत बड़े प्लेयर है भी नहीं, लेकिन फिर भी कोलकाता ने उनको एज अ कैप्टन अपॉइंट किया तो थोड़ा सा गैम्बल लिया है। वो उम्मीद ये करेंगे कि पिछले 2 साल में सीएसके के लिए जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, मिडल ओवर्स में आके रन बनाते थे, 2 साल पहले तो 170 का स्ट्राइक रेट था, वो वापस रेप्लिकेट कर पाए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा केकेआर को। वैसे सही बताऊं तो इम्पैक्ट प्लेयर के वजह से अगर कैप्टन एज अ बैट्समैन इतना ना भी चले तो इतना ज्यादा शायद फर्क ना पड़े, क्योंकि 11 प्लेयर उसके अलावा भी होते हैं। सीएसके के लिए हम देखते ही कि धोनी तो 2-3 बॉल के लिए ही आते हैं बैटिंग करने। खैर, अब तो कैप्टन नहीं रहे, लेकिन उनका प्रेजेंस इतना वैल्यूएबल होता है कि वो पूरे टीम को लिफ्ट कर देता है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को भी अजिंक्य रहाणे से यही उम्मीद रहेगी। वैसे आप लोग को क्या लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाया, क्या वो सही डिसीजन था? आप कॉमेंट करके जरूर बताइए। अब स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 मेजर स्ट्रेंथ्स है। पहला है उनका स्पिन अटैक। क्या टॉप क्लास स्पिनर्स है भाई इनके पास। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। सुनील नारायण लास्ट ईयर एमवीपी थे, टोटल 3 बार एमवीपी हो चुके हैं। और क्या माइजरली बॉलर है यार। 6-6.5 की इकोनॉमी दिए थे वो लास्ट ईयर, जब पूरा टूर्नामेंट 9-10 की इकोनॉमी रेट रन रेट पे चल रहा था, और साथ ही साथ 17 विकेट भी लिए थे। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती तो क्या फॉर्म ऑफ इस लाइफ में चल रहे हैं, उनको कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर मुझे आज बेट लेना है कि पर्पल कैप कौन लेगा तो मैं वरुण चक्रवर्ती पे बेट करूंगा। आपको क्या लगता है? वैसे उन्होंने लास्ट ईयर 21 विकेट्स लिए थे, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उसके पहले भी बहुत अच्छे बॉलिंग किए थे। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का स्पिन अटैक तो वन ऑफ द बेस्ट है इजीली टूर्नामेंट में। उसके अलावा बैकअप्स में है इनके पास अनुकुल रॉय, मयंक मार्कंडे, मोइन अली। इनका सेकंड स्ट्रेंथ है इनके फिनिशर्स। इनके पास है आंद्रे रसल, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह। क्या तगड़े फिनिशर्स है भाई। आंद्रे रसल वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स है आईपीएल के, एमएस धोनी के साथ साथ। 170 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं भाई, 2 बार एमवीपी ले जा चुके हैं। उसके अलावा रिंकू सिंह के बारे में हम सबको पता ही है, उन्होंने यश दयाल को 5 छक्के जो मारे थे। उसके बाद उन्होंने इंडियन टीम में भी एंट्री ली और एज फिनिशर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे। रमनदीप सिंह तो क्या लकी रह गए कोलकाता नाइट राइडर्स कि उनको 4 करोड़ में एज अनकैप प्लेयर मिल गए रमनदीप सिंह। उसके बाद इंडिया के लिए खेलने लग गए और इंडिया के लिए भी फिनिशर का रोल ही खेल रहे, साथ ही साथ थोड़े ओवर्स देने की कैपेसिटी भी है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों के अलावा क्या मेजर स्ट्रेंथ्स है कोलकाता नाइट राइडर्स की। केकेआर की वैसे तो कोई मेजर वीकनेस नहीं है, लेकिन अगर एक कंसर्न मैं बोलना चाहूंगा तो वो है उनकी डेथ बॉलिंग। मोस्ट मैचेस में केकेआर का पेस अटैक कुछ इस प्रकार होगा: हर्षित राणा, वैभव अरोरा, आंद्रे रसल और एनरिक नोकिया या स्पेंसर जॉनसन, जिसके साथ भी वो कंफर्टेबल है। तो इन सब में इनके पोटेंशियली बेस्ट डेथ बॉलर है एनरिक नोकिया, जो अगर फॉर्म में रहे तो बहुत ही अच्छी डेथ बॉलिंग करते हैं। इसकी वजह से उनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिटर्न भी किया था। लेकिन अगर फॉर्म में नहीं है
तो बहुत ही खराब बॉलिंग कर सकते हैं। देखे ही थे हम लोग लास्ट ईयर कि किस तरह बहुत ज़्यादा रन दे रहे थे आखिरी के कुछ ओवर्स में, तो ये थोड़े हिट और मिस हो गए। उसके अलावा वैभव अरोरा तो उनके पावर प्ले बॉलर है, मेनली स्टार्टिंग के ओवर्स में ही डालते हैं। तो जो मेनली 2 डेथ बॉलर्स रहेंगे इनकी टीम में अभी, वो है हर्षित राणा और आंद्रे रसल, जो दोनों के दोनों डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन कोई बुमराह, मलिंगा, पाथिराणा इन टाइप का कोई डेथ बॉलर नहीं है। तो अगर मिडल ओवर्स में नरीन और वरुण चक्रवर्ती ने विकेट्स नहीं लिए तो डेथ ओवर्स में थोड़े रन पिटा सकते हैं ये लोग। आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स में वेंकटेश अय्यर के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे इंडिया को हार्दिक पांड्या के अलावा एटलीस्ट एक और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर तो लेके ही जाना पड़ेगा। करंटली नीतीश रेड्डी और दुबे शायद प्रीफर्ड ऑप्शन है उनके हार्दिक के बैकअप के लिए, लेकिन वो दोनों कोई सीमेंट नहीं किए और कोई गारंटी नहीं है कि वो दोनों में से कोई भी जाएगा। तो वेंकटेश अय्यर अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, तो वो अपने ओडीआई स्कीम ऑफ थिंग्स में चांसेस बहुत बढ़ा देंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो साउथ अफ्रीका जाके। वैसे तो नेक्स्ट ईयर भी एक T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, लेकिन वहां तक उनका स्क्वाड में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उतना एग्रेसिव नहीं सोचते, लेकिन 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जरूर टारगेट कर सकते हैं वेंकटेश अय्यर। उसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी है, वो है हर्षित राणा के पास। हर्षित राणा 2 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं केकेआर के लिए और इस बार वो लीड बॉलर बन के जा रहे हैं केकेआर के, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म किए तो पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि वो एज ए लीड बॉलर ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया की T20 वर्ल्ड कप वाली टीम और इंडिया की ओडीआई वर्ल्ड कप वाली टीम में भी आने के चांसेस बहुत बढ़ा देंगे वो। ओडीआई के स्कीम ऑफ थिंग्स में तो अच्छे से चल ही रहे, चैंपियंस ट्रॉफी विनर बन गए, लेकिन परमानेंट करने के लिए उनके लिए ये सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अजिंक्य रहाणे के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो अपना करियर 3-4 साल लंबा कर सकते हैं। एज अ कैप्टन उनको बहुत हाईली रेट किया जाता है, रिसेंटली अच्छे फॉर्म में भी थे, तो अगर वो इस साल अच्छा परफॉर्म किए तो प्योरली एज अ कैप्टन वैल्यू ही उनको कुछ साल और टीम में जगह मिल जाएगी। थ्रेट्स की बात करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है अजिंक्य रहाणे का फॉर्म। कैप्टन का फॉर्म टीम के मॉरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर अजिंक्य रहाणे का बल्ला चलता है, अच्छे फॉर्म में होते हैं, तो पूरा केकेआर का कैंप खुश रहेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन वो एज अ T20 बैट्समैन इतने रेप्यूटेड या इतने बड़े प्लेयर नहीं है, तो हो भी सकता कि उनका बल्ला ना चले, तो इन दैट केस किस तरह मैनेज करती है केकेआर, वो एक देखने वाली बात होगी। सेकंड थ्रेट की अगर मैं बात करूं तो वो है फिटनेस कंसर्न। अंद्रिक नोकिया इंजुरी से आ रहे हैं, तो वो उनके फिटनेस की गारंटी नहीं। उसके अलावा रसल कांच के बने हैं, वरुण चक्रवर्ती कांच के बने हैं, तो केकेआर के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि सारे के सारे प्लेयर्स फिट रहे और परफॉर्म करें। अगर स्टार्टिंग 11 की बात करूं तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। ओपनर्स सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर, 3 पे अजिंक्य रहाणे कैप्टन, 4 पे वेंकटेश अय्यर, उसके बाद आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, ये हो गए 7। फिर बॉलर्स में हर्षित राणा, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती और 11th प्लेयर हो सकते या तो आंद्रिक नोकिया या स्पेंसर जॉनसन। मैं लेफ्ट आर्म एंगल की वजह से स्पेंसर जॉनसन को प्रीफर करूंगा। उसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं बैटिंग में अंग्रीश रघुवंशी या मनीष पांडे, और बॉलिंग में चाहे तो मयंक मार्कंडे या उमरान मलिक को भी एज इंपैक्ट प्लेयर रख सकते हैं। आप लोग की क्या 11 होगी ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लास्ट में मुझे प्रेडिक्शंस की बात करनी थी। मेरा बहुत मन था कि मैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में अभी से प्रेडिक्ट कर लूं कि कौन से पोजीशन पे एंड कर सकती, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तक मैंने सारी टीम्स को एनालाइज किया नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स से मैंने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके मैं बाकी सारी टीम्स को एनालाइज करूंगा और एंड में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी टीम कहाँ रैंक कर सकती है। अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, उसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए प्लीज।